देखो, एक तो ना हमें देखना था कि जो मुनैरा है, मुनैरा के अंदर जो सेल वॉल थी वो नॉन सेल्यूलोज थी, है ना। सेल वॉल कैसी थी इनके अंदर? नॉन सेल्यूलोज, मतलब इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई है। तो इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पॉलीसेकेराइड प्लस पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स, ये लिखा है एनसीईआरटी में, है ना। अब हमें पता है कि मोनेरा के अंदर हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। और बैक्टीरिया का हम सुनते हैं कि इनकी सेल वॉल बनी होती पेप्टिडो ग्लाइकन से। किससे बनी होती? पेप्टिडो ग्लाइकन से। अब इसमें पेप्टाइड वर्ड आ रहा है। पेप्टाइड वर्ड क्या होता है? बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। तो पेप्टाइड वर्ड क्या होगा? बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स, ठीक है। और ग्लाइकन वर्ड रिलेटेड है किससे? शुगर से, है ना। तो ग्लाइकन शुगर से रिलेटेड है, यानी ये पॉलीसेकेराइड हो गया। अब सेकेराइड वर्ड का मतलब होता है, क्या होता है? शुगर। सेकेराइड मतलब शुगर, ये लिख दो। और भी कुछ टेबल बनाएंगे ना, अभी निकल के पेज पे बना लेना, इसमें आएगी। कितने किंगडम है टोटल हमारे पास? 5 किंगडम है ना। और ये 5 किंगडम के बारे में बताया किसने था? किसने दिए थे 5 किंगडम? आर.एच. व्हिटेकर ने। कब दिए थे? 1969 में दिए थे, ठीक है। अब ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए जो आर.एच. व्हिटेकर ने कंसीडर किए थे, कि जैसे सेल का स्ट्रक्चर हो गया, है ना, सेल वॉल हो गई किसकी बनी हुई है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, और क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। पर एक जो एक्स्ट्रा एनसीईआरटी ने दिया है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। एक ही बात, हाँ, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब हमारे एंसेस्टर्स के साथ हमारा क्या रिश्ता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे हम हो, कोई भी हो, ठीक है। अब आगे है, let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influenced the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperm under plants. जब तक ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम नहीं आया था ना, उससे पहले क्या किया गया कि प्लांट किंगडम के अंदर ही डाल दिया गया बैक्टीरिया को भी, जबकि आज हम बैक्टीरिया को किसमें डालते हैं? मोनेरा में, है ना। उन्होंने पहले क्या किया था कि प्लांट किंगडम में ही बैक्टीरिया को भी डाल दिया, ब्लू ग्रीन एल्गे को भी डाल दिया, फंजाई को भी डाल दिया, मोसेस को भी डाल दिया, फर्न्स को भी, जिम्नोस्पर्म्स को भी और एंजियोस्पर्म्स को भी। इन सबको किसमें डाल दिया? प्लांट्स में। किसमें डाल दिया? प्लांट किंगडम। The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. अब जब साइंटिस्ट ने इन सबको प्लांट किंगडम में डाला तो उन्होंने बस एक चीज देखी कि इन सब के सेल के अराउंड प्रेजेंट है सेल वॉल। उन्होंने देखा कि सेल के अराउंड सेल वॉल है तो सबको उठा के एक ही किंगडम में डाल, ठीक है। This placed together groups which widely differed in other characteristics. अब सेल वॉल तो देख ली, पर बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स तो इनके अलग अलग थे, है ना। बैक्टीरिया जैसे यूनिसेल्युलर हो गया, फंजाई मल्टीसेल्युलर हो गया, तो यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर को एक में ही डाल दिया, तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक देखा, बाकी तो इनके अलग अलग थे, है ना। It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae with the other groups which were eukaryotic. जो बैक्टीरिया था और जो ब्लू ग्रीन एल्गे है वो तो दोनों है प्रोकैरियोटिक और बाकी सारे हैं यूकैरियोटिक। तो इन्होंने क्या किया? प्रोकैरियोटिक को डाल दिया यूकैरियोटिक के साथ, प्रोकैरियोटिक को डाल दिया यूकैरियोटिक के साथ डाल दिया, ठीक है। इट आल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेल्युलर वंस, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को एक साथ रख दिया गया अंडर एल्गी, ठीक है, रेज्ड टुगेदर अंडर एल्गी। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को एक साथ रख दिया, किसमें रख दिया? एल्गी में। किसमें रख दिया? एल्गी में। जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये दोनों एग्जांपल आएंगे,
ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि पहले क्या किया गया विटेकर से पहले प्लांट किंगडम में ही बैक्टीरिया, फंजाई, एफ से फंजाई, एफ से फर्न याद कर लो, फंजाई, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोसिस, टेरिडोफाइट्स, इन सबको एक में ही डाल दिया, प्लांट किंगडम में ही डाल दिया। और किस बेसिस पे डाला कि इन सब के सेल के अराउंड प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। बट इससे दिक्कत क्या हुई, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक में ही आ गए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट एक में ही आ गए, अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए। जैसे बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक था और ब्यूग्रीन एल्गे जो कि प्रोकैरियोटिक था, उनको डाल दिया गया यूकैरियोटिक के साथ। ठीक है, इसी तरीके से क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को एक साथ किसमें डाला, एल्गी। देखो ये जो भी पैराग्राफ पढ़ा रही हूं ना यहाँ तक, ये पैराग्राफ हमें ऐसा लगेगा बहुत फालतू और इसमें एक दो चीज गलत भी दी थी एनसीईआरटी ने। पर दिक्कत क्या है कि यहाँ से जब क्वेश्चन आता है ना तो अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं। अभी आया था कल टेस्ट था मेरे भाई का, तो उसमें भी आया था, उसने भी गलत कर दिया। यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है बहुत फालतू, हम इस पे ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना, इसको अच्छे से समझना। अभी तक इन्होंने क्या बताया है, ये वाली लाइन ध्यान रखना कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को किसमें डाल दिया था, एल्गी। किसमें डाल दिया, एल्गी। अब जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं ना तो आज भी हम क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को किसमें पढ़ते हैं, एल्गे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, एल्गे। अब द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, though they also showed a characteristic difference in their cell wall composition। फंजाई की तो बनी होती है काइटिन की और ग्रीन प्लांट्स की बनी होती है सेल्यूलोज। देखो इसने क्या किया, इन्होंने सब कुछ प्लांट किंगडम में डाल दिया था ना, तो इन्होंने क्या किया, ऑटोट्रॉफिक को और हेटेरोट्रॉफिक को एक में ही डाल दिया। फंजाई तो है हेटेरोट्रॉफिक और प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो और हेटेरो को दोनों को सेम में ही डाल दिया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना, चलो ये तो डाल दिया, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी सेम में डाल दिए, लेकिन इनकी सेल वॉल भी दोनों की अलग अलग चीजों से बनी हुई है। फंजाई की सेल वॉल बनी हुई है काइटिन की, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज की। फिर भी इनको एक ही किंगडम में डाल दिया। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi। जब हमने देखा कि नहीं इसकी सेल वॉल तो अलग है, फंजाई की सेल वॉल तो काइटिन की बनी हुई है, साथ में फंजाई में न्यूट्रिशन भी अलग है। जब हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर किए तो हमने फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बना दिया और उस किंगडम का नाम है किंगडम फंजाई। All prokaryotic organisms were grouped under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista। Very important। देखो जब हमने देखा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो सिर्फ एक किंगडम प्रोकैरियोटिक था, बाकी सारे यूकैरियोटिक। वो एक किंगडम प्रोकैरियोट्स वाला कौन सा था, मोनेरा। तो हमने सारे प्रोकैरियोट्स को उठा के एक किंगडम में डाल दिया, उस किंगडम का नाम है मोनेरा, उसका नाम है मोनेरा। फिर जब हमने सेलुलर स्ट्रक्चर देखा था तो जो प्रोटिस्टा था वो यूनिसेलुलर था। प्रोटिस्टा क्या था, यूनिसेलुलर। तो प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर मेंबर, लेकिन वो यूनिसेलुलर है पर क्या प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक। तो बिल्कुल गांठ बांध दो कि प्रोटिस्टा में हमने किसको डाला, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोटिस्टा के अंदर क्या आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। की सेलुलर स्ट्रक्चर तो यूनिसेलुलर है पर वो साथ में है यूकैरियोट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज, ये आया हुआ था क्वेश्चन कल, क्या है कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, जिनको पहले किस में रखा हुआ था, एल्गे में। ठीक है, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गे विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स विद पैरामीशियम एंड अमीबा, जिनको पहले रखा गया था एनिमल किंगडम में जिनके पास सेल वॉल नहीं थी। अब देखो इस लाइन को समझने की कोशिश करना कि किंगडम जो प्रोटिस्टा है, पहली बात तो उसमें कैसे मेंबर आएंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ये किंगडम प्रोटिस्टा दो चीजों को एक साथ लेके आया। ये क्या क्या है, एक तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला और दूसरा पैरामीशियम और अमीबा। किसको, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला और दूसरा पैरामीशियम और अमीबा। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा, इनको ये एक साथ लेके आया। पहले क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला किसमें थे, एल्गे में, और एल्गे क्या होते हैं, प्लांट्स, और प्लांट्स के पास होती है सेल वॉल। जबकि पैरामीशियम और अमीबा जो हैं ये पहले किसमें रखे गए थे, एनिमल किंगडम में, और एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। सबको एक में एक में ले आया, कौन लेके आया एक साथ, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, कौन लेके आया एक साथ, किंगडम प्रोटिस्टा। जब किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया
तो ये किस किस को ले आया साथ? एक तो क्लेमाइडोमोनास को, दूसरा क्लोरेला को, दूसरा क्लोरेला को, और तीसरा ये लेके आया अमीबा, और चौथा पैरामीशियम। ये इनको एक साथ ले आया, ठीक है। जबकि पहले इनको हमने किस में रखा था? प्लांट किंगडम में, और इनको हमने रखा था एनिमल किंगडम। अभी बता दूं, पूरा बता दूं। देखो, इनको हमने किस में रखा था पहले? किंगडम, प्लांट किंगडम में, और इनको रखा था एनिमल किंगडम में, ठीक है। एनिमल किंगडम में है तो इनके पास सेल वॉल नहीं है, और ये प्लांट किंगडम में है तो इनके पास सेल वॉल है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, एनसीईआरटी की ये लाइन क्या कहती है कि ये दोनों किसके अंदर आगे? प्रोटिस्टा के अंदर। अब देखो जब हम आगे प्रोटिस्टा पढ़ेंगे ना, तो अमीबा और पैरामीशियम तो दोनों प्रोटिस्टा हैं, लेकिन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला अब भी क्या है? अब भी क्या है? एल्गे। और एल्गे क्या होते हैं? प्लांट्स। एल्गे क्या होते हैं? प्लांट्स। तो तुम्हारा मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, लाइन में पूछेगा कि कौन सा किंगडम क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा और पैरामीशियम को एक साथ लेके आया? कौन सा किंगडम? किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम? किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या प्रोटिस्टा के बारे में? इसमें आएंगे यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स। कैरी ऑन वर्ड का मतलब न्यूक्लियस। अगर लिखा नहीं हो नोट्स में तो लिख लेना, कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो स्टार लगा लेना पेशेंट की स्लाइड पे, लिखेंगे कब? अब it has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms। इसने क्या किया? पहले क्लेमाइडोमोनास अलग में था, अमीबा अलग में था, अब उनको उठा के एक में डाल दिया, है ना। This happened because the criteria for classification changed, क्योंकि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हो गया। पहले सिर्फ सेल वॉल देख रहे थे, फिर बाद में हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने लगे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखने लगे, बहुत सारी चीजें देखने लगे, है ना। अब this kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships। जैसे अभी तो 5 कैरेक्टर्स हम लेके चल रहे हैं, 6 ओवरऑल, लेकिन आगे आगे जब और डिस्कवरीज होंगे और इन्वेंशंस होंगे तो साथ में और कैरेक्टर्स भी ऐड हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, है ना। देखो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जैसे हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हमारा चिंपैंजी के साथ कोई रिश्ता है, आए हैं ना सुनते, सुना है ना। अब हमारे दादा के साथ भी हमारा रिश्ता है, उनके पापा के साथ भी हमारा रिश्ता है, ऊपर ऊपर जैसे जाते जाएंगे। अब पहले चिंपैंजी था, क्या चिंपैंजी हमारे जैसा ही दिखता था? नहीं ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ? चेंजेस हुए, बॉडी के अंदर भी, बॉडी के बाहर भी, रहने खाने पीने हर चीज में चेंजेस हुए। तो ये जो चेंजेस हुए ना धीरे धीरे, बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, इसमें बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। 12th में पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो चेंजेस हुए हमारे अंदर, ये क्या है? इवोल्यूशन। अब पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनके साथ हमारा क्या रिश्ता है, उसको बोलेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या बायो की टर्म में उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological, and reproductive similarities, but it is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationships। कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमने क्या देखा कि भाई सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ फिजियोलॉजिकल फीचर मत देखो। जहाँ भी फिजियोलॉजी वर्ड आए ना, फिजियोलॉजी का मतलब होता है डाइजेशन कैसा है, रेस्पिरेशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा, मतलब अंदर की प्रोसेसेस कैसे, ये क्या क्या होगा? फिजियोलॉजी, ठीक है। साथ में रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है उसमें, सिर्फ ये देखने से काम नहीं चलेगा, हमें देखना पड़ेगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के साथ साथ हमने एक और ऐड किया है, उसका नाम है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस चैप्टर में हम किंगडम पढ़ेंगे, तीन किंगडम कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ठीक है। अब जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है उनके लिए अलग चैप्टर बना दिया है। अब आता है मेन चैप्टर, यहाँ से शुरू होता है किंगडम मोनेरा। कौन सा है पहला किंगडम? किंगडम मोनेरा। देखो बिल्कुल एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बस एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म है और उन ऑर्गेनिज्म का नाम है बैक्टीरिया। सोल मेंबर मतलब अकेले यही, ठीक है। पूरा कब्जा इन्होंने ही बना के रखा है, इन्होंने बैक्टीरिया, ठीक है। तो मोनेरा में आएंगे बैक्टीरिया। दे आर द मोस्ट अबंडेंट
जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है उनमें सबसे ज्यादा कौन मिलता है हमें? बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन मिलेगा? बैक्टीरिया। ये हमें लगभग हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हम एक मुट्ठी सॉइल उठाते हैं ना तो उसमें हमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ठीक है, दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। जहां हम सोच भी नहीं सकते ना कि जिंदगी मिल सकती है, वहां पे भी हमें बैक्टीरिया मिलता है। मतलब सबसे ज्यादा यही मिलता है धरती पे। ठीक है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स होगी, गर्म पानी के जो झरने होते हैं, या ओशन के अंदर बहुत डीप में अगर हम देखें, या फिर डेजर्ट में और स्नो में जहाँ पे कोई नहीं रह सकता, वहां पे भी ये बैक्टीरिया रह सकते हैं। क्यों रह सकते, उसका रीजन आएगा आगे। Many of them live in or on other organism as parasites. बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो किसी की बॉडी के अंदर रहेंगे या किसी की बॉडी के ऊपर रहेंगे। अगर बॉडी के ऊपर रहते हैं तो एक्टोपैरासाइट, अगर बॉडी के अंदर रहते हैं तो एंडोपैरासाइट। ठीक है, जहाँ पे एंडो वर्ड आए मतलब अंदर, एक्टो आए मतलब बाहर। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमें ऐसी ऐसी जगह मिल सकता है जहाँ कोई भी नहीं मिलता। एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी मिल सकता है। और पूरी अर्थ पे जो सबसे ज्यादा मिलने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में सिर्फ किसकी बात करेंगे? बैक्टीरिया की बात करेंगे। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है ये हमें या तो मिलेगा एक्टोपैरासाइट्स की फॉर्म में या एंडोपैरासाइट्स की फॉर्म में। अब शेप याद करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया जो है इनमें हमने 4 कैटेगरी बना दी। कितनी कैटेगरी बना दी? 4। लेकिन ये 4 कैटेगरी किस बेसिस पे बनाए? जैसे पूरी बायो में ना बहुत सारे ऐसे बेसिस आएंगे। बेसिस का मतलब क्या है? जैसे क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों में मैं कैटेगरी बना रही हूँ। एक मैंने बना दिया कि स्पोर्ट्स में कौन कितना अच्छा है, उस बेसिस पे कैटेगरी बना दी। एक मैं बना रही हूँ कि पढ़ाई में कौन कितना अच्छा है। एक हम बना रहे हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कौन कितना अच्छा है। तो ये हम बेसिस लेके चल रहे हैं ना। तो इसी तरीके से वैसे तो बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन यहाँ पे हम टाइप देख रहे हैं किसके बेसिस पे? शेप। किसकी कैसी शेप है उस बेसिस पे कितने टाइप के बैक्टीरिया बना दिए? 4। सबसे पहला जो है ऐसे बैक्टीरिया जिनकी शेप स्फेरिकल है। कैसी है शेप? स्फेरिकल। उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोकस। क्या बोलेंगे? कोकस। ठीक है, अब कोकस हम बोलेंगे सिंगुलर के लिए और कोकाई बोलेंगे प्लूरल के लिए। ठीक है, कोकस बोलेंगे सिंगुलर के लिए और कोकाई बोलेंगे प्लूरल के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो मैं एक नाम बोलती हूँ स्ट्रेप्टोकोकस। अब तुमने ये बैक्टीरिया कभी नहीं सुना जिंदगी में, नाम नहीं सुना इसका। स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, कोकस आ गया तो समझ जाओगे ना शेप कैसी होगी? ठीक है, तो जिस भी बैक्टीरिया के पीछे, अच्छा मान लो स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, उन्होंने पूछा कि ये बैक्टीरिया है, फंजाई है, क्या है, तो क्या होगा? बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ से तुम हिंट पकड़ लो कोकस। कोकस मतलब किससे रिलेटेड है वर्ड? बैक्टीरिया से। दूसरी बात, कोकस अगर बैक्टीरिया है तो शेप कैसी होगी? स्फेरिकल। सिंगुलर है तो कोकस बोलेंगे और प्लूरल है तो कोकाई बोलेंगे। अब दूसरा आता है रोड शेप। दूसरा है रोड शेप। ऐसा रोड शेप का अगर कोई दिखता है तो उस बैक्टीरिया को बोलेंगे बैसिलस। क्या बोलेंगे? बैसिलस। क्या बोलेंगे? बैसिलस। देखो जो हमारी बैक में एक रोड है ना, वर्टिकल कॉलम की हमारी रोड है, तो बैसिलस में बैक आ रहा है और बैक की शेप कैसी होगी? रोड शेप। ठीक है, सिंगुलर है तो बैसिलस, प्लूरल है तो बैसिला, प्लूरल है तो बैसिला। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है कोमा शेप। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी शेप कोमा जैसी होती है उनको बोलेंगे विब्रियो। क्या बोलेंगे? विब्रियो। अगर प्लूरल है तो विब्रियो और सिंगुलर है तो विब्रियम। सिंगुलर है तो विब्रियम। उसके बाद लास्ट आते हैं ऐसे बैक्टीरिया जिनकी शेप स्पाइरल जैसी है। स्पाइरल जैसी शेप है तो सिंगुलर है तो स्पिरुलम, सिंगुलर है तो स्पिरुलम और प्लूरल है तो स्पिरुला, प्लूरल है तो स्पिरुला। ठीक है, तो हमने बैक्टीरिया 4 टाइप के बना दिए, 4 कैटेगरी बना दी बैक्टीरिया की। किस बेसिस पे बनाई? शेप के बेसिस पे। किस बेसिस पे बनाई? शेप के बेसिस पे। पहली कैटेगरी कोकस, सिंगुलर है तो कोकस, प्लूरल है तो कोकाई। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैटेगरी रोड शेप। रोड शेप बैसिलस, सिंगुलर है तो बैसिलस, प्लूरल है तो बैसिलाई, प्लूरल है तो बैसिलाई। ठीक है, तीसरा क्या बताया? कोमा शेप या स्पिरुलम कर लो। ठीक है, अगर स्पाइरल शेप का है तो स्पिरुलम है ना, और प्लूरल है तो स्पिरुला, प्लूरल है तो स्पिरुला। ठीक है, और कोमा शेप है तो बोलेंगे विब्रियो। कोमा शेप है तो विब्रियो और सिंगुलर है तो विब्रियम, सिंगुलर है तो विब्रियम। अब देखो ये तो कौन सा है? ये रोड शेप्ड बैसिलस या बैसिलाई। अब यहाँ पे ये जो अंदर स्ट्रक्चर
दिखाया ना, इसको बोलेंगे स्पोर। क्या बोलेंगे? स्पोर। उसके बाद ये है स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल शेप्ड में प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला होते हैं मूवमेंट के लिए। फ्लैजिला किसके लिए होते हैं? मूवमेंट के लिए। फ्लैजिला बोलेंगे प्लूरल को, और एक है तो बोलेंगे फ्लैजिला। तो ये पूछ सकता है कि कौन से बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होंगे? कौन से बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला? कौन से के पास? स्पाइरेला, है ना? कौन से बैक्टीरिया के पास होंगे? स्पाइरेला के पास। और लास्ट जो कोमा शेप का है वो है कोमा शेप का है। तो बैक्टीरिया, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो तो बहुत सिंपल है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है पर बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको पता है कैसे? यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स है देखा, यहाँ पे सिंपल, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, इनका बिहेवियर तो है कॉम्प्लेक्स बट स्ट्रक्चर है सिंपल। अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से इनको कंपेयर करें तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब, पहले तो मेटाबॉलिज्म का मतलब बताओ। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होंगे, हम हमारा कंपेयर कर ले, किसी काऊ का देख ले, बफेलो का देख ले, किसी का भी देख ले, जो हमारी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है कि किस हिसाब से हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसका जो अलग अलग वैरायटी है, बहुत अलग अलग टाइप के मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा किसके अंदर देखने को मिलेंगे? बैक्टीरिया के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं इसका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है पर बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कौन दिखाता है? बैक्टीरिया। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया होंगे ऑटोट्रॉफिक, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब अपना खाना ये बनाएंगे इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। किससे बनाएंगे? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। देखो कभी ये सुना है रिएक्टेंट? टेंथ में सुना होगा, है ना? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो है वो बनाता है प्रोडक्ट। क्या बनाता है? प्रोडक्ट। अब बायो में ना हम ये रिएक्टेंट नहीं बोलते, रिएक्टेंट की जगह हम बोल देते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोल देते हैं? सबस्ट्रेट। ठीक है, और प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट ही बोलते हैं। तो जो सबस्ट्रेट है वो और कुछ नहीं है बल्कि रिएक्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को अपना खाना खुद बनाना है। बैक्टीरिया को अपना खाना खुद बनाना है, इसके लिए बैक्टीरिया यूज करेगा इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। क्या यूज करेगा? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। अब तुम्हारा केमिस्ट्री में दो चीजें आती है, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। जैसे तुम जहाँ पे भी मान लो ये पढ़ रहे हो, सोडियम पढ़ रहे हो, पोटेशियम पढ़ रहे हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की स्टडी जहाँ पे करोगे वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जबकि जहाँ अगर कहीं पे तुम्हारे ये आ गया कार्बन, जैसे C2H5OH, तो इसमें क्या आ रहा है तुम्हारे पास? कार्बन। तो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स की जहाँ पे तुम स्टडी करते हो वो होगी तुम्हारी ऑर्गेनिक, वो होगी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जहाँ पे भी मैं बायो में ऑर्गेनिक बोलूँ ना, समझ जाओगे। और इनऑर्गेनिक जो है वो इन सब से, मिनरल्स, आयंस, इन सब से रिलेटेड होगा इनऑर्गेनिक। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अगर ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाएगा। खुद बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा अपना खाना? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑटोट्रॉफिक में भी क्या हो सकते हैं? या तो लाइट से अपना खाना बनाएंगे या केमिकल्स से। अगर लाइट की हेल्प से बना रहे हैं तो बैक्टीरिया हो जाएंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और अगर केमिकल से बना रहे हैं तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है सम बैक्टीरिया। क्या लिखा है? सम। मतलब कुछ बैक्टीरिया होंगे ऑटोट्रॉफ, कुछ बैक्टीरिया होंगे ऑटोट्रॉफ, लेकिन मेजॉरिटी में ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉफ। मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे पर डिपेंड करेंगे, और दूसरे पर भी किस पर? डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर। अब मान लो जैसे कोई भी वो है, लीफ वगैरह है, या किसी की भी जानवर की डेथ होगी, है ना? अब वो जानवर वहीं पे पड़ा हुआ, हमने उठाया नहीं, तो धीरे धीरे वो जानवर जो है वहाँ पे गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। तो उसकी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर है। क्या है वो? ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, और अगर इनऑर्गेनिक मैटर से खाना बना रहे हैं तो कौन सा न्यूट्रिशन होगा? ऑटोट्रॉफिक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन दोनों टाइप का है, देखा है ना आपने टेबल में भी।
दोनों टाइप का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी। लेकिन ज्यादातर कौन सा होगा? हेट्रो मेजॉरिटी में होगा और ऑटो होगा सब में। कुछ बैक्टीरिया में होगा ऑटोट्रॉफिक और ज्यादातर में होगा हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक में भी या तो वो यूज करेगा लाइट फोटोसिंथेटिक या वो यूज करेगा केमिकल्स, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ठीक है, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसका सबस्ट्रेट क्या होगा? इनऑर्गेनिक चीजों से अपना खाना लेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक की। टेबल में ये भी हमने दो टाइप का देखा था, कौन कौन सा? या तो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। तो हेट्रोट्रॉफिक में भी बैक्टीरिया या तो होगा पैरासिटिक या होगा सैप्रोफिटिक। अब सैप्रोफिटिक क्या है कि बैक्टीरिया अपना खाना लेगा फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे बैक्टीरिया अपना खाना कहाँ से लेगा? डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक ध्यान रखना। और पैरासिटिक में ये या तो किसी की बॉडी के ऊपर रहेगा या किसी बॉडी के अंदर रहेगा। तो पैरासिटिक में ये दो टाइप का हो सकता है, या तो एक्टोपैरासाइट या एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट। ठीक है, आया इतना समझ। अब इस बैक्टीरिया को लिख लो एक बार, इतने को क्या कोई एक पैराग्राफ होकर आ जाए तो लिख। अब कैटेगरी बना दी बैक्टीरिया की। फर्स्ट टाइप के जो बैक्टीरिया है वो है आर्किया बैक्टीरिया। फर्स्ट टाइप के क्या है? आर्किया बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया काफी स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमें ऐसे हैबिटेट्स में मिलते हैं जिन हैबिटेट्स के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा नमक मिलता है, वहाँ पे और कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। अब केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम कि जहाँ पे हेलो वर्ड आता है ना, हेलो का मतलब होता है नमक से रिलेटेड, हेलो मतलब नमक से रिलेटेड। तो जो बहुत ज्यादा सॉल्ट जहाँ पे मिलेगा उन बैक्टीरिया, वहाँ पे जो बैक्टीरिया रहते हैं उन बैक्टीरिया को बोलेंगे हेलोफाइल्स। क्या बोलेंगे? हेलोफाइल्स। फाइल का मतलब होता है लविंग, फाइल मतलब लविंग। तो ये वो बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो हेलोफाइल में एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, है ना, गर्म पानी के झरनों में भी रह सकते हैं जहाँ टेम्परेचर 80 to 100 डिग्री सेल्सियस भी होता है, उन बैक्टीरिया को बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो मतलब टेम्परेचर और एसिड का पता ही होगा, है ना, जहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है और एनवायरनमेंट भी कैसा है? एसिडिक। वहाँ जो बैक्टीरिया रह रहे हैं उनको बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। उसके बाद ऐसे बैक्टीरिया जो मार्शी एरिया में रहते हैं, दलदली एरिया में रहते हैं, उन बैक्टीरिया को बोलते हैं मेथानोजेंस। क्या बोलते हैं? मेथानोजेंस। तो हम पढ़ रहे हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बहुत स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं। ये कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के। ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उनको बोलेंगे हेलोफाइल्स। ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उन बैक्टीरिया को बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। ऐसे बैक्टीरिया जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उनको बोलेंगे मेथानोजेंस। मीथेन सुना है? CH4 मीथेन, तो उनको बोलेंगे मेथानोजेंस। आर्की बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग है। क्यों है अलग? बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल। इसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। इनकी सेल वॉल का यहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आर्की बैक्टीरिया वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग क्यों है? उनकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से। जिस तरीके की सेल वॉल इनकी है बाकी बैक्टीरिया की सेल वॉल ऐसी नहीं है। अब सेल वॉल इनकी ऐसी है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो इसी वजह से ये ऐसे एरियाज में भी देखने को मिलते हैं कि ना इनका एसिड कुछ बिगाड़ पा रहा है, ना सॉल्ट कुछ बिगाड़ पा रहा है, ना टेम्परेचर, ना मार्शी। ठीक है, तो किसकी वजह से स्पेशल है? बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। इसी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। मेथानोजेंस जो है हमें कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज, and they are responsible for the production of methane या बायोगैस from the dung of these animals। जो मेथानोजेंस है, मेथानोजेंस क्या? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हमें मिलते हैं गट में। कहाँ पे मिलेंगे? गट में मिलेंगे। किसकी गट में? काउज और बफेलोज। काउज और बफेलोज जो है ये रुमिनेंट एनिमल। क्या है? रुमिनेंट एनिमल्स, मतलब चू करके खाते हैं ना, कट चूइंग में चू करके खाते हैं खाना। अब ये जो बैक्टीरिया है मिथानोजन, ये उसकी गट में मिलेंगे। मिथानोजन है तो कौन सी गैस रिलीज करेंगे? मीथेन। और मीथेन को हम बोलते हैं बायोगैस। तो जो काऊ और बफेलो जो उनका डंग होगा, जो उनका गोबर होगा, उसके अंदर हमें क्या मिलेगी? मीथेन मिलेगी। मीथेन बोले या बायोगैस बोले।
ठीक है, तो बैक्टीरिया की एक स्पेशल कैटेगरी हमने पढ़ी है, उस स्पेशल कैटेगरी का नाम है आर्के बैक्टीरिया। क्या है नाम? आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया भाई बहुत स्पेशल है। क्यों है बहुत स्पेशल? बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल स्ट्रक्चर। इसी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। अब अगर ये हमें मिल रहे हैं एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में, तो इनको बोलेंगे हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स। इनको बोलेंगे हेलोफाइल्स। अगर ये हमें मिल रहे हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, हॉट स्प्रिंग्स में, तो बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। अगर ये हमें मिल रहे हैं मार्शी एरियाज में, तो इन बैक्टीरिया को बोलेंगे मिथेनोजेंस। क्या बोलेंगे? मिथेनोजेंस। अब ये जो मिथेनोजेंस है, ये हमें किस में मिलेंगे? इन रूमिनेंट्स। किसमें मिलेंगे? ये हमें रूमिनेंट्स में मिलेंगे। और रूमिनेंट्स की एग्जांपल क्या है? काउ और बफेलो। उनके भी कहाँ पे मिलेंगे? कौन से पार्ट में? गट में। वहाँ पे ये बैक्टीरिया कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन। हाँ, कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे? मीथेन, जिसको बोलते हैं बायो गैस। तो उनके डंप के अंदर हमें कौन सी गैस मिलती है? बायो गैस या